तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज शनिवार का दिन, उम्मीद यह है कि संडे आप सभी का भी अच्छा गुजरे। और एडवांस में आप तमाम पूरी क्राइम तक फैमिली को हैप्पी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। लेकिन देश में एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, तो होली जो मनाएं थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, अपने परिवार के साथ ही रहें, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से भी यही अपील की जा रही है। तो करीब करीब साल भर हो गए, लेकिन कोरोना की वापसी अभी तक नज़र नहीं आ रही। हालांकि वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद तेज़ी से अब एक बार फिर से पिछले कुछ दिनों में 50-60 हज़ार पर डे इंडिया में कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में भी अब बढ़ रहा है, करीब पर डे 1300-1400 केसेस। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। और एक और ख़बर भी ये पता चली कि सचिन तेंदुलकर भी जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दुआ यही है कि वो जल्द ठीक हो जाए और वापस रिकवर करें। तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। होली का दिन है तो क्राइम तक की फैमिली भी होली मनाएगी, छुट्टी करेगी, तो उस दिन कहानी शायद ना हो। आप लोग भी होली इस दिन मनाएं। वैसे भी होली के दिन कहानी सुनने का मूड कहाँ होता है। तो कल और परसों 2 दिन की लगभग छुट्टी होगी। छुट्टी एंजॉय कीजिए। आप लोगों का ये त्यौहार अच्छा से गुजरे सभी का, और सेफली होली खेलिए। तो अब होली से पहले की आखिरी कहानी आपको सुनाते हैं। शनिवार का दिन है, कहानी वैसे आजकल रिकॉर्डेड ही होती है। कई क्राइम तक फैमिली के लोगों ने एक मेल किया कि सर पिछले कई दिनों से आप एंटीलिया के केस तो सुना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, उसकी ज़िंदगी की कहानी हमें नहीं मालूम। तो फिर कई दिनों से लगा, अपने टीम के अलग अलग रिपोर्टर से बात की, मुंबई के अपने साथियों से बात की, कुछ पुलिस वालों से बात की, और उसके बाद जो सारी कहानी सामने आई वो आपके सामने है। शायद दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी अपने देश में कि एक शख्स जो पुलिस में करीब नौकरी करते हुए 31 साल हो गए, जिसको 31 ईयर्स, उनमें से वो 16 साल सस्पेंड रहा और 15 साल की उसकी नौकरी है। मतलब 31 साल, उनमें से 16 साल सस्पेंड और 15 साल की नौकरी। और इन 15 सालों में लगभग 63 इनकाउंटर उसके नाम, और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो है। सचिन वाजे है कौन? उसने ऐसा क्यों किया? उसकी कहानी क्या है? सचिन वाजे की पैदाइश महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई थी। और कहते हैं कि कोल्हापुर में जब वो बड़ा हो रहा था तब उसे एक ही शौक़ था, तेज़ रफ्तार बाइक का। बाइक की आवाज़, बाइक के एक्सलेटर पे पाँव रखकर उसको हवा की स्पीड से भगाना, ये उसका शगल था। इस चक्कर में बहुत सारे लोग नाराज़ भी रहते थे, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस तरीके से, उस वक्त कम उम्र, नौजवानी का असर, तो रिस्क जो है वो ज़्यादा था, तो उसको लेके काफ़ी बदनाम भी था। सचिन वाजे की बदनामी का सिलसिला शुरू होता है कोल्हापुर से ही, और उसके इस बाइक के शौक़ की वजह से। तो बाइक के शौक़ ने सचिन वाजे को पहली बार उसी के शहर में थोड़ा सुर्खियों में लाए। फिर जब वो बड़ा हुआ तब फिर लोगों ने उसे बताया कि बेटा, ज़िंदगी अनमोल है, यूँ गंवानी नहीं चाहिए, ज़िंदगी कमाने के लिए। और तब उसके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें कुछ नाम भी हो, शोहरत भी हो, दौलत भी हो। तो किसी एक ने मशवरा दिया, पुलिस ज्वाइन कर लो। ये बात सचिन वाजे के दिमाग में घर कर गई। उसके बाद उसने ये तय कर लिया कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगा। वो एग्ज़ाम में बैठा, पास हुआ, और फिर पहली पोस्टिंग ही जो उसकी हुई वो ठाणे में हुई। और ठाणे में भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत कम पुलिस वाले जाना चाहते थे, गढ़चिरौली। गढ़चिरौली इसलिए उस वक्त बदनाम था क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाका था, तो नक्सलियों का दबदबा था, और ऐसी जगहों पे कोई भी पुलिस वाला पोस्टिंग चाहता नहीं था। लेकिन सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग वहीं हुई। नक्सल एरिया में जाकर सचिन वाजे ने अच्छा काम करना शुरू किया। जब ये काम अच्छा करना शुरू किया तो फिर उसको देखकर बाद में उसको फिर ठाणे के दूसरे डिपार्टमेंट पर रखा गया, और ठाणे में ही उसकी पोस्टिंग हो गई अब क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग होने के बाद अच्छा खासा काम कर रहा था।
इसी बीच में कुछ वक्त के लिए सचिन वाजे को वहाँ पे एक और इलाके में भेजा गया जहाँ हिंदू मुस्लिम अक्सर तनाव और टेंशन रहा करता था। उस इलाके में भी सचिन वाजे ने बड़ा अच्छा काम किया और दोनों समुदाय के लोगों को करीब लाने का काम किया। उसके कोशिश से शायद जो बहुत सारे नेता नहीं कर पाए, वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ कम होने लगी। उसने अपनी पुलिसिंग के ज़रिए ये एक अच्छा काम किया। फिर वापस उसको क्राइम ब्रांच में रखा गया और उस वक्त जो ठाणे के पुलिस कमिश्नर थे सचिन वाजे को बड़ा पसंद करते थे, उसकी काबिलियत का लोहा लेते थे। इत्तेफाक से उनका ट्रांसफ़र मुंबई क्राइम ब्रांच में हो गया। जब ट्रांसफ़र हुआ तो हर पुलिस अफसर जो सीनियर होता है काबिल लोगों को अपने साथ लेकर चलता है या अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। तो उस वक्त के ठाणे के पुलिस कमिश्नर जब मुंबई क्राइम ब्रांच में पहुँचे तो सचिन वाजे को भी अपने पास बुला लिया और तब सचिन वाजे पहली बार मुंबई में क्राइम ब्रांच CIU में उसकी बहाली हुई। और CIU में जब बहाली हुई तो उसके किस्मत खुल गए, क्योंकि CIU क्राइम ब्रांच जो मुंबई का एक यूनिट है उसमें आमतौर पे सारे हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं। अच्छा, उस वक्त शुरुआत में ऐसा टेरर और इतनी सारी चीज़ें नहीं थी जो 95-6 के बाद आनी शुरू हुई। 93 के बाद जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ वो भी अंडरवर्ल्ड की तरफ से था, लेकिन उसके बाद अलग अलग जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, IM हो, इन लोगों ने अलग अलग बहुत सारे फिर धमाके किए देश में, उसमें मुंबई भी एक था। लेकिन उस वक्त सिर्फ अंडरवर्ल्ड का ही एक असर था मुंबई पर। तो क्राइम ब्रांच में ज़्यादातर केसेस, चाहे वो वसूली के हों, धमकी के हों, फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के हों, बिल्डर्स के हों, तो हाई प्रोफाइल केसेस क्राइम ब्रांच में आया करता था। 93 का जब धमाका हुआ तो 93 के मुंबई के धमाके के बाद, उससे पहले 92 में दंगा हो चुका था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के असर को सामने रखते हुए वहाँ दंगा हुआ और उस दंगे के बाद 93 का धमाका हुआ। 93 के धमाके ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को 3 हिस्सों में बांट दिया था। अब तक दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन जो एक ही साथ काम किया करते थे वो अलग हो गए। दाऊद भाग कर दुबई पहुँच गया, छोटा राजन भी निकल गया। एक अरुण गवली का गैंग था, वो भी काम कर रहा था। लेकिन अंडरवर्ल्ड में अब बंटवारा हो चुका था और अंडरवर्ल्ड भी अब कॉमनल लाइन पे बढ़ गई थी। तो इसके बाद अचानक मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर शुरू हो गया। दाऊद गैंग में, छोटा राजन गैंग में, अरुण गवली गैंग में और भी कुछ छोटे मोटे थे। और गैंग वॉर इसलिए भी बढ़ा क्योंकि अलग अलग गैंग अलग अलग तरीके से वसूली कर रहा था। तो लोग भी परेशान थे कि अगर एक बिल्डर है या एक एक्टर है या डायरेक्टर है, वो किसको पैसे दे। दाऊद गैंग ने मांगा, धमकी देकर उसको दे, छोटा राजन गैंग को दे, अरुण गवली गैंग को दे, तो बड़ी मुसीबत थी। और इस चक्कर में गैंग वॉर में भी आपस में गैंग वॉर शुरू हो गया अंडरवर्ल्ड के लोगों में। मुंबई में हर दूसरे दिन सड़कों पर कोई ना कोई उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। उसकी वजह ये थी कि जब गैंग वॉर में खून बहने लगा तो महाराष्ट्र सरकार भी घबराई। फिर पुलिस के साथ बात हुई और ये तय हुआ कि इस गैंग वॉर को रोका जाए और एक फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि अंडरवर्ल्ड बट चुका है तो ऐसे बटे हुए अंडरवर्ल्ड पर चोट करना आसान होगा और उनका खात्मा आसान होगा। और इसी के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पूरी एक टीम पैदा होती है, जिसमें प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, दया नायक, रविंद्र आंगड़े, इसके अलावा और भी लोग थे। उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि मुंबई की सड़कों पर हर दूसरे तीसरे दिन एक इनकाउंटर ज़रूर होता है और कई बार तो कई इनकाउंटर होते। साल भर में 100 इनकाउंटर होने लगे। जब इनकाउंटर होने लगा तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की तस्वीरें, उनके बारे में कहानियाँ टीवी पर, अखबारों में, हालांकि न्यूज़ चैनल की उस वक्त बाढ़ नहीं थी 2000 से पहले, तो ज़्यादातर अखबारों में, मैगज़ीन में हीरो के तौर पर पेश किया जाने लगा। और ये सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच CIU में ही पोस्टेड थे, चाहे विजय सालस्कर हों, प्रदीप शर्मा हों, दया नायक हों, रविंद्र आंगड़े हो। तो थाने से जाने के बाद सचिन वाजे की बहाली होती है क्राइम ब्रांच CIU में और उनको सीधा जो उनके बॉस थे, जिनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। सचिन वाजे का सपना था नेम फेम। जो बाइकर एक कोल्हापुर में रहते हुए उसको लगा था कि जब बदनाम हो लेकिन उसका नाम हो रहा था, तो उसे लगा कि यहाँ आकर बहुत तो काम कर लिया, लेकिन ये कौन से ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी बड़ी शोहरत है, बड़ा नाम है, तस्वीरें छपती हैं, इंटरव्यू होता है इनका। तो उसने कहा कि मुझे भी ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम में काम करना और मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो वर्दी मिल चुकी थी
वर्दी के साथ अब उसे शोहरत चाहिए थी और शोहरत के साथ दौलत। अब नसीब ने साथ दिया और सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के अंडर में काम करने लगा। लेकिन उस वक्त टाइम्स मैगजीन तक ने इंटरव्यू किया था और फोटो छापे थे। प्रदीप शर्मा और दया नायक की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। इन दोनों को कहा जाता था कि मतलब ये दोनों दो जिसमें एक जान है। कोई भी ऐसा एनकाउंटर हो, कोई भी ऐसी अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ऑपरेशन हो, प्रदीप शर्मा उसको लीड करते थे, लेकिन उसके राइट हैंड थे दया नायक। और इन दोनों ने मिलकर मुंबई में गैंग वॉर का सफाया करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अच्छा, इधर सचिन वाजे भी अब क्राइम ब्रांच CIU में। सचिन वाजे का रैंक था असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन दया नायक सिर्फ सब इंस्पेक्टर, मतलब सचिन वाजे से पोस्ट में जूनियर। लेकिन क्राइम ब्रांच आने के बाद उसे एहसास हुआ कि प्रदीप शर्मा के बाद जिस शख्स की सबसे ज़्यादा तूती बोलती है वो दया नायक है, और दया नायक की शोहरत बहुत है। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर उस वक्त के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कर रहे हों, आपने एक फिल्म में सीन भी देखा, वो रियल है, और अचानक पुलिस कमिश्नर की तरफ सारे माइक हैं, कैमरा है, और दया नायक पहुंच गए। जैसे ही दया नायक पहुंचा तो सारा कैमरे का फोकस जो है वो कमिश्नर से हटकर दया नायक की तरफ। तो कमिश्नर को भी लगा कि ये क्या बात है, एक सब इंस्पेक्टर, उसकी इतनी शोहरत, मीडिया में इतनी पॉपुलैरिटी। तो सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच में आने के बाद ये एहसास हो गया था कि प्रदीप शर्मा के साथ दया नायक की जो जोड़ी है ये बड़ी मशहूर जोड़ी है, और इनके रहते हुए शायद वो अपनी जगह नहीं बना पाएगा। जबकि उसके अंदर ये भी था कि दया नायक उससे जूनियर है। क्राइम ब्रांच के जिस CIU दफ्तर में ये लोग बैठते थे, प्रदीप शर्मा, दया नायक और ये तमाम लोग, हमारे एक सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं, उन्होंने लिखा भी, शुरुआत से उन्होंने मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग की, जैसे मैंने दिल्ली में किया। तो वो शुरुआत में कई बार मिले। तो हुआ ये कि बताया, जितेंद्र दीक्षित ने ये इसका जिक्र किया कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इकलौता दया नायक था जो एक सब इंस्पेक्टर था, उसको अलग से केबिन दिया गया था, बाकी किसी पुलिस वालों के लिए नहीं था। प्रदीप शर्मा और सीनियर इंस्पेक्टर उन लोगों के लिए तो था, लेकिन सब इंस्पेक्टर के रैंक पे किसी का नहीं था। यहाँ तक कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद सचिन वाजे को ये सहूलियत नहीं दी गई। तो इन चीज़ों से सचिन वाजे के दिल में दया नायक को लेकर हमेशा एक खलिश रही, एक मतलब कंपटीशन वाली भाव, दुश्मनी भी आप कह सकते हैं। इस बीच में इनकाउंटर करते करते दया नायक का नाम बहुत बड़ा हो गया, और शायद मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो प्रदीप शर्मा, विजय सालास्कर, इन लोगों ने बहुत इनकाउंटर किए, लेकिन हिंदुस्तान में दया नायक का नाम बहुत तेज़ी से उभरा था, और शुरू में कई फिल्में जो बनी वो दया नायक के ऊपर बनी थी। तो सब इंस्पेक्टर होते हुए दया नायक मुंबई के पुलिस कमिश्नर, इंस्पेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जितने भी बड़े अफसर हैं उन सब से कहीं ज़्यादा बड़ा कद हो चुका था। और कहते हैं कि यही वो चीज़ थी जो बीच में फिर प्रदीप शर्मा को भी खटकने लगी, जो कि उसके बॉस थे और जो उसके साथ थे। साथ मिलकर इन्होंने ना मालूम कितने इनकाउंटर किए। लेकिन फिर जब बात आई कि यार ये तो मुझसे भी बड़ा होता जा रहा है, मुझसे भी पॉपुलर होता जा रहा है, तो प्रदीप शर्मा और दया नायक के बीच में खटास आनी शुरू हो गई, और यहीं रिश्तों में थोड़ा सा दरार पड़ा। और इस दरार और खटास का भरपूर फ़ायदा उठाया सचिन वाजे ने। वो मौके की तलाश में था। जैसे ही दया नायक से दूरी बननी शुरू हुई प्रदीप शर्मा की, सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के करीब आता गया। और फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया 2000 ख़त्म होते होते कि दया नायक प्रदीप शर्मा की लिस्ट से लगभग बाहर हो गए थे, और सचिन वाजे अब उनका राइट हैंड बन चुका था। इसके बाद प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर सचिन वाजे ने कुल 63 इनकाउंटर किए। हालांकि ये कहते हैं कि जो सचिन वाजे के नाम पे 63 इनकाउंटर है, ये 63 इनकाउंटर उसने अकेले नहीं किए, बल्कि उसको लीड किया था प्रदीप शर्मा ने। सचिन वाजे शामिल ज़रूर था उसमें। तो अच्छा, इस दौरान में हुआ क्या कि सचिन वाजे जब प्रदीप शर्मा के साथ आया तो फिर इनकी टीम बनी। इसके बाद इनकाउंटर होने लगा, और उसके बाद अचानक पॉपुलैरिटी होने लगी। जो नाम दया नायक का था, अब सचिन वाजे का नाम लोगों की ज़ुबान पर आने लगा। प्रदीप शर्मा के टीम का सबसे ख़ास बंदा वो बन गया, और इसी के बाद सचिन वाजे बनना शुरू हो गया। सचिन वाजे हालांकि जब पुलिस करियर शुरुआत की और क्राइम ब्रांच में आया, और कहते हैं कि 63 इनकाउंटर उसने नहीं बल्कि प्रदीप शर्मा ने किए थे, उनकी टीम का हिस्सा ज़रूर था, लेकिन वो अपने हर सीनियर अफसरों का बड़ा
मतलब उसको चाहते थे सचिन वाजे को, और उसकी वजह ये थी, मुंबई पुलिस में कहते हैं सचिन वाजे पहला ऐसा पुलिस अफसर था जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ों का एक्सपर्ट था। इसने एक उस वक्त क्रेडिट कार्ड बहुत चला करता था, क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसका भांडाफोड़ सचिन वाजे ने किया था। इसके अलावा सचिन वाजे ने कई ऐसे ऐप बनाए थे उस वक्त जिससे लोगों की बातचीत को सुना जा सकता था, मैसेज को पढ़ा जा सकता था। और इतना ही नहीं, आईटी में उसकी बड़ी नॉलेज थी, फ़ोन इंटरसेप्ट करने में उसकी बड़ी महारत थी। ऐसी कई चीज़ें हुई जब अंडरवर्ल्ड के कई ऐसे बड़े जो उनके प्लानिंग थी वो नाकाम हो गए सिर्फ सचिन वाजे की वजह से, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखता था, इंटरसेप्ट करता था। और उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के कायल थे उसके सीनियर अफसर। और इन्हीं चीज़ों ने तमाम बॉसेस की निगाह में सचिन वाजे का कद भी बढ़ा दिया था। और प्रदीप शर्मा भी सचिन वाजे की इस काबिलियत और ख़ासियत की वजह से इतने प्रभावित थे कि फिर उसको अपनी टीम में रखा और दे नायक साइड हो गए। और उसके बाद ये काम चलता रहा। 2002 तक सचिन वाजे का सितारा बुलंदी पर था। इस दौरान में आलम ये था कि वो पुलिस कमिश्नर को भी कुछ नहीं समझता था। उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया था, उसके अपने मुखबिरों का एक पूरा जाल था। मुंबई में कहते हैं वही पुलिस कमिश्नर या वही पुलिस अफसर कामयाब और सक्सेसफुल है जिसके मुखबिरों का जाल बहुत सॉलिड हो, जो अंडरवर्ल्ड की छोटी से छोटी खबरें दे सके। जिस वजह से प्रदीप शर्मा, जिस वजह से दया नायक, जिस वजह से विजय सालेस्कर, रविंद्र आंग्रे, ये लोग सक्सेसफुल हुए क्योंकि इनका मुखबिरों का नेटवर्क बहुत सॉलिड था। सचिन वाजे को भी ये बात पता थी, लेकिन सचिन वाजे के साथ एक दूसरा और प्लस पॉइंट था, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और वो चीज़ें जो डिजिटल की तरफ जिस पे अब हम बात कर रहे हैं सारी, वो उसने 90s के एंड में 2000 के आसपास, उससे पहले ही इन चीज़ों पे रिसर्च करना शुरू कर दिया था। और इसका मुंबई पुलिस को भी बहुत फ़ायदा हुआ। उसने कई ऐसे गैंग बस्ट किए, कई ऐसे ऑपरेशन को नाकाम बनाया अपनी इन्हीं काबिलियत और हुनर की वजह से। इस वजह से वो ब्लू आइड बॉय बना हुआ था अपने सीनियर अफसरों का। लेकिन फिर बदनसीबी वही हुई कि 2002 में जो घाटकोपर पे ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट में कई लोगों को पकड़ा जाता है और उसमें ख्वाजा यूनुस नाम के शख्स को सचिन वाजे की टीम उठा लेती है। उनके साथ एक डॉक्टर मतीन को भी उठाती है और फिर घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इनकी काफ़ी पिटाई की जाती है, जिससे ख्वाजा यूनुस की मौत हो जाती है। और बाद में ख्वाजा यूनुस की मौत के इल्ज़ाम में ही सचिन वाजे को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वो दौर था जब उसके बाद एक अजीब ये भी रही है मुंबई में कि जितने भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे उन सभी के साथ अजीब अजीब वाक़या हुआ। हालांकि ये मैं किसी और दिन आपको सारी कहानी डिटेल में बताऊंगा कि मुंबई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक जो पूरी टीम थी जो 90s में 2000 में सुर्खियों में रहा करती थी, सब जिनकी जो हीरो की तरह थे, जिनके ऊपर फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर भागते थे, उस खेप का, उस मुंबई की इनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम कैसे बिखरी और उसके एक एक मेंबर का क्या हुआ, कितने लोग जेल गए, कितनी की नौकरी गई, फिर वापस आए, फिर क्या हुआ, ये मैं एक अच्छा अभी अचानक ख्याल आया तो ये मैं आपको सिलसिलावार डिटेल में कभी सुनाऊंगा। अभी तो खैर सचिन वाजे की बात हो रही है। तो 2002 के घाटकोपर ब्लास्ट ने सचिन वाजे की पहली बार मुसीबत खड़ी कर दी। फिर उसे जेल जाना पड़ा, ज़मानत से बाहर आया। उसके बाद की कहानी आपको कई बार बताया है कि 2007 में उसने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। 2008 में शिवसेना ज्वाइन किया और फिर 2020 16 साल तक बाहर रहने के बाद उसने वापस मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन किया 2020 में। इस दौरान में जब वो बेरोज़गार था और बाहर था, तब भी सचिन वाजे खाली नहीं था। उसने कई ऐसे ऐप बनाए। एक उसने, जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उसने सेम व्हाट्सएप का देसी वर्जन बनाया था और उस ऐप को अपना एक नाम दिया था, उसको पेटेंट कराया था। आईटी एक्सपर्ट के तौर पे कई न्यूज़ चैनल में डिबेट में बैठकर सचिन वाजे ने हिस्सा लिया। उसने 2 किताबें लिखी, एक 26/11 जो मुंबई पे हमला हुआ था उस पर, एक डेविड हेडली के ऊपर किताब लिखी, वो अलग, और कुछ वक्त के लिए एक न्यूज़ चैनल का वो कंसल्टेंट भी रहा सचिन वाजे। मतलब आप उसकी प्रतिभा को देखिए कि एक पुलिस अफसर, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक आईटी एक्सपर्ट्स
उसके बाद एक अपना ऐप लॉन्च करने वाला, एक न्यूज़ चैनल में कंसल्टेंट के तौर पे काम करने वाला, एक पॉलिटिशियन भी, क्योंकि शिवसेना ज्वाइन किया, ये सारी चीज़ें थी। और उसके नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कहते ये भी हैं कि जब 16 साल बर्खास्त रहा तब भी उसे कभी ये फील नहीं हुआ कि वो बर्खास्त है। उसका हाव भाव, उसकी बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें उसकी जो रही वो हमेशा एक पुलिस वाले की ही रही। महंगी गाड़ियों और बाइक का शौक़ शुरू से रखता था सचिन वाजे, और अपनी ज़िंदगी में बड़े कम वर्दी पहनी है। ऐसे कई पुलिस अफसर हैं जो शायद बड़े कम वर्दी पहनते। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहाँ अगर क्राइम ब्रांच है दिल्ली में, एक स्पेशल सेल है जो ख़ासतौर पर टेरर एक्टिविटीज़ या टेररिज्म से जुड़ी हुई केसों को देखती है। तो एक स्पेशल सेल के पुराने एसीपी हुआ करते थे राजवीर सिंह, जिनकी मैंने आपको डिटेल में कहानी सुनाई है, जिनका कत्ल कर दिया गया था। तो मुझे अचानक सचिन वाजे को देख कर राजवीर सिंह इसलिए याद आते हैं, किसी और वजह से नहीं, कि राजवीर सिंह को भी लोगों ने वर्दी में बहुत कम देखा। वो हमेशा फॉर्मल पैंट, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट में। यही हाल सचिन वाजे का था। सचिन वाजे को वर्दी में लोगों ने बहुत कम देखा। सचिन वाजे हमेशा अपने कपड़ों को लेके बड़ा ख़ास ख्याल, मतलब एकदम हमेशा बन ठन के रहना। बाइक का शौक़ उनके पास, अभी जो पता चला है कि एक BMW भी बाइक है। महंगी गाड़ियों का शौक़, अब ये गाड़ी ख़रीदी या फिर उनके जो पुलिसिया धौंस की वजह से लोगों ने दी है या क्या है, क्योंकि मर्सिडीज़ भी, आपके पराडो भी, आपके वॉल्वो भी, ये सारी महंगी गाड़ियाँ, और एक से एक बाइक का इस कदर शौक़ कि हिमालय तक बाइक का पूरा चक्कर काटा है। और लंबी लंबी दूरी पे जो कोल्हापुर से शौक़ शुरू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, सारे शौक़ थे। लेकिन 2020 में 16 साल की वापसी के बाद वही पुरानी धौंस, वही पुरानी धमक, वही पुरानी चमक, वही पुरानी शोहरत, दौलत, ये सब याद आ गई। और इसे वापस पाने के लिए फिर उसने रची एंटीलिया की साजिश, और उसका हश्र ये हुआ कि इस वक्त वो NIA की हिरासत में है। मनसुख हिरेन के कत्ल का भी शक उसी के ऊपर जा रहा है। तो एक कत्ल 2002 में, जिसका केस अभी तक चल रहा अदालत में, उसके बाद दूसरा कत्ल मनसुख हिरेन का, अब उसका इल्ज़ाम भी सचिन वाजे के सर पर, और इस साजिश का तो है ही है। तो 31 साल की नौकरी में 16 साल बर्खास्तगी, 15 साल की नौकरी और 16 साल बाद वापसी के 9 महीने के अंदर अंदर फिर एक और स्कैंडल में फंस जाना, ये थी सचिन वाजे की पूरी कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी होली के बाद। संडे एंजॉय कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन फिर यही कहेंगे कि होली संभल कर खेलिएगा। कोरोना फिर से देश में बढ़ रहा है, तो थोड़ा उसका सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिएगा। गैर ज़रूरी मत निकलिए, गैर ज़रूरी लोगों से मत मिलिए, परिवार के साथ ही रहिए, परिवार के साथ ही होली मनाइए। और बीच में वक्त मिले तो फिर एक बार वही, जिन लोगों ने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया वो कर लीजिए। ये मत पूछिए क्यों करना है, बस करते रहिए। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच।